Good morning, my dear students. Bacha, as you know, we are doing chapter number 16, depreciation. In this, we have clear our terms, some terms which are meaning of depreciation, causes of depreciation, needs, factors we have completed. Today we will come to straight line method. ठीक है बच्चा, स्ट्रेट लाइन मेथड पे करेंगे और ये वाले टर्म्स हम क्लियर कर चुके हैं. बच्चा, आपको पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. जब एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज हो जाती है किसी भी कॉज से हो, वो कॉज हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे. ठीक है, कॉज में हमने पढ़े थे कांस्टेंट यूज से अगर हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. टाइम की वजह से टाइम बीतता जाएगा तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, कोई एक्सीडेंट्स हो गया या कोई मार्केट में नई मतलब नई टेक्नोलॉजी आ गई उसकी वजह से. क्लियर? ये टर्म्स हमने कॉजेस पढ़े थे. क्लियर? और ये इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन भी हमने पढ़ लिया. अगर आपको समझ ना आई हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, अब फैक्टर्स हमने पढ़े थे कि फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब डेप्रिसिएशन लगाते हुए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है. देखो, डेप्रिसिएशन लगाते हुए आपको ओरिजिनल कॉस्ट की वैल्यू का पता होना चाहिए, कितने कॉस्ट पे लिए. स्क्रैप वैल्यू का पता होना चाहिए, स्क्रैप वैल्यू मतलब कबाड़ में कितने में जा रही है और कितने साल के लिए यूज करोगे वो पता होना चाहिए. ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाइए जो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन मेथड. देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड को बता ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहते हैं. इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों कहते हैं? देखो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इस वजह से कहते हैं इसको क्योंकि जिससे कि 1 लाख की डेप्रिसिएशन 1 लाख की एसेट है ना बच्चा, तो हर और डेप्रिसिएशन 10% है. तो क्या है बच्चा? 1 लाख की 1 लाख की क्या है? एसेट है. अगर 1 लाख की एसेट है और 10% की डेप्रिसिएशन लगानी है तो हम हर साल, जिसे 2018 से स्टार्ट कर रहे हैं और हमें 2019 तक 20 तक बनानी है, तो हर साल हम इसी कोस्ट पे ओरिजिनल कोस्ट है इसकी, ओरिजिनल कोस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे. स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब ये है कि देखो 10% लगाएंगे मतलब 10,000 2018 में, 2019 में भी 10% मतलब 10,000, 2020 में भी 10% मतलब 10,000 रुपीज. जितने भी साल आगे आगे चलते रहोगे तो इसी कॉस्ट पे लगेगी. बट रिटर्न डाउन मेथड में नहीं होता ऐसे, वो मैं आगे वाले मेथड में आपको बताऊंगी. रिटर्न डाउन मेथड जब हम करेंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट ये ओरिजिनल कॉस्ट है. क्लियर? ओरिजिनल कॉस्ट कैसे बनती है? ओरिजिनल कॉस्ट बनती कैसे है? देखो, अगर हमने परचेज करी थी डेप्रिसिएशन जैसे एसेट अगर हमने परचेज करी थी 80,000 रुपीज की, जिसमें से इंस्टॉलेशन कॉस्ट थी 10,000 रुपीज. इंस्टॉल करवाते हुए कुछ पैसा लगा होगा या कोई भी और काम करवाते हुए उसको 10,000 रुपये और लगे, तो टोटल कॉस्ट आ गई थी उसकी 1 लाख रुपए. तो ये ओरिजिनल कॉस्ट ये होगी. अगर आपको क्वेश्चन में IGST करके कोई टैक्सेस के दे रखे हैं तो वो आप नहीं लगाओगे, वो आप उसका कोई जिक्र ही नहीं करोगे क्वेश्चन में. ठीक है, सिर्फ आपको ओरिजिनल कॉस्ट देनी है जिसमें से इंस्टॉलेशन कॉस्ट और सारे चार्जेस इंक्लूड करके जो कॉस्ट आएगी वो होगी इंस्टॉलेशन कॉस्ट. वो होगी बच्चा ओरिजिनल कॉस्ट. क्या होगी बच्चा? वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ओरिजिनल कॉस्ट होगी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह सारी मिला के उसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट. ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं हर साल. ठीक है, हर साल इस पे ही 10% लगेगा, 2018 में भी, 19 में भी, 20 में. और इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहता है और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहता है. अभी मैंने आपको समझाया कि डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000, इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब हर साल 10,000 लगेगा. हर साल कितना लगेगा? 10,000 ही लगेगा. इक्वल ही डेप्रिसिएशन लगेगा. जैसे 1 लाख पे लगाना है 10%, तो 2018 में भी 10,000 लगेगा, 19 में भी 10,000, 20 में भी 10,000, तो इक्वल डेप्रिसिएशन लगेगा. क्लियर? अच्छा बच्चा, देखो, अब डेप्रिसिएशन निकालने का कोई फॉर्मूला होता होगा, वो है देखो ओरिजिनल कॉस्ट. अब मैंने बताई ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख रुपीज थी. स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है? कबाड़ से आपको 10 साल बाद कबाड़ से आपने सोचा कि इसके मुझे 10,000 रुपये मिलेंगे. 10 साल, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी थी? 10,000. इसमें आएगा 90,000 डिवाइड बाय 10, जो आ गया 9,000 रुपीज. अब इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है. ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख रुपीज, जिसमें से एस्टिमेटेड वैल्यू 10 साल के बाद
कितनी है, 15,000 रुपये स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो कबाड़ से आपको वैल्यू मिलती है, मतलब यूज करने 10 साल बाद आपने यूज करी, उसके बाद बेचोगे आप तो कितनी वैल्यू मिलेगी, तो स्क्रैप वैल्यू होगी 15,000 मिलेगी। और 10,000 रुपीज एस्टिमेटेड वैल्यू, मतलब 10 साल तक आप यूज करोगे मशीनरी, 10 साल बाद आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो कितने आ गए, 8,500 रुपीज। ये डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। देखो, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बिकॉज अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट पे फिक्स परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है। फिक्स परसेंट मतलब 10% डेप्रिसिएशन लगा। ये नहीं है कि आपने 18 में 10% लगाया, 19 में 20%, ऐसा तो नहीं है। सेम डेप्रिसिएशन 10% ही लग रहा है ओरिजिनल कॉस्ट पे हर साल। क्लियर। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मेन इक्वल फ्रॉम ईयर टू ईयर। हर साल 10,000 रुपये ही मिला, ठीक है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्लियर। दिस मेथड, उसमें अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग स्क्रैप वैल्यू। इस मेथड में कैसे होता है, डेप्रिसिएशन कैसे, अमाउंट जो होती है वो डेप्रिसिएशन की कैसे कैलकुलेट करी जाती है, सब्ट्रैक्टिंग या डिडक्टिंग स्क्रैप वैल्यू। डिडक्ट करके, स्क्रैप वैल्यू को डिडक्ट करके हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, वही इसमें लिख रखा है फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट से माइनस करके स्क्रैप वैल्यू हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। देन बाय डिवाइडिंग द रिमेनिंग बैलेंस बाय द नंबर ऑफ ईयर ऑफ इट्स एस्टिमेटेड वैल्यू, और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट हम माइनस कर रहे हैं। ये इससे हम क्या निकाल रहे हैं, डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। द डेप्रिसिएशन सो कैलकुलेटेड एंड चार्ज एनुअली रिड्यूस द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू 0। देखो, हर साल हम डेप्रिसिएशन लगाते जा रहे हैं, ठीक है, हर साल डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो एसेट की वैल्यू है 0 पे आ जाएगी। क्या होएगा बच्चा, एसेट की वैल्यू कभी ना कभी तो 0 पे आएगी। कभी ना कभी का मतलब 10 साल बाद। देखो, 10 साल बाद कितने में आएगी, 0 पे आ जाएगी इसकी वैल्यू। क्लियर। और इट्स स्क्रैप वैल्यू एज द केस में बी एट द एंड ऑफ इट्स एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड लाइफ। क्लियर। अब देखिए, अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट होते हैं। ये मेथड आपको बता दिया। अब देखो, अब कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं, ठीक है। अब मेरिट्स क्या है, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब ये है कि जो कैलकुलेशन जो है डेप्रिसिएशन की इस मेथड के अंदर बहुत ज्यादा सिंपल है, और बहुत ज्यादा ये वाला मेथड जो है पॉपुलर है। इसमें यही लिखा है इक्वालिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन। इक्वालिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन का मतलब ये है, देखो, अंडर दिस मेथड इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब ये है कि हर एक साल जो है 10,000 रुपए ही, देखो अब मैंने यहां पर निकाले थे 10,000 रुपीज निकाले थे ना, यहाँ पर हर साल जो 10,000 रुपीज ही कहाँ जाएंगे, डेबिट होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हर साल कितने अमाउंट होंगे डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 10,000 रुपीज। देखो, आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन जो होता है वो जाता है, तो इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो होता है हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। क्लियर। तो इसकी एंट्री मैं आपको पहले बता देती हूँ क्योंकि हमें आगे यूजफुल है ये एंट्री। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। क्लियर। हर साल हम डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं डेबिट साइड में, ठीक है। इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर, ठीक है। द बर्डन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन ईच ईयर नेट प्रॉफिट इज इक्वल। हर एक साल के नेट प्रॉफिट पे बर्डन 10,000 ही रहने वाला है, कम नहीं होगा बर्डन, ठीक है। बट जो रिटर्न डाउन मेथड होता है बच्चा उसमें कम हो जाता है। इस वाले मेथड में इक्वल हम लगा रहे हैं ना, हर साल 10,000 रुपए लगा रहे हैं। बेशक से देखोगे आप एंड में, अभी क्वेश्चन देखोगे ना, जब आपको ये पता चलेगा कि एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी बट डेप्रिसिएशन इतना ज्यादा लग रहा होगा एंड में, ठीक है। एसेट कैन बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ।
इसमें क्या होता है, एसेट जो होता है कंप्लीटली रिटर्न हो जाती है, खत्म हो जाती है, जीरो पे पहुंच जाती है। बट कई बार ऐसा होता है, ओरिजिनल जो होता है ना बच्चा, रियलिटी में क्या होता है, एसेट की वैल्यूएशन तो जीरो हो जाती है, पर ना हम उसको फिर भी यूज कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ये मेथड कुछ गड़बड़ है। ठीक है, क्या होता है, वैल्यू बेशक से हमारी बुक्स में जीरो हो गई तो हम उसको यूज करते रहते हैं फिर भी। ठीक है, अब यहाँ क्या दे रखा है, इसके ही पढ़ लेते हैं। एसेट कैन बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ अंडर दिस मेथड, द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट कैन बी रिड्यूस टू नेट स्क्रैप वैल्यू और जीरो वैल्यू तक आ जाती है, नेट स्क्रैप वैल्यू तक आ जाती है। बट विच इज नॉट पॉसिबल अंडर सम अदर मेथड में ये पॉसिबल नहीं है कि जीरो या स्क्रैप वैल्यू आ जाए, बट इस मेथड में ऐसा ही होता है। क्लियर, नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन, इस मेथड की वजह से हमें ओरिजिनल कॉस्ट की वैल्यू पता होती है, क्योंकि हम ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है, और अप टू डेट डेप्रिसिएशन पता होता है हमें। ठीक है, इसमें देखो, अंडर दिस द original cost of asset is shown in balance sheet and up to date balance depreciation is shown in direct deduction from it. डेप्रिसिएशन पता होता है अप टू डेट का, और बैलेंस शीट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट जो होती है वो शोन होती है बैलेंस शीट में। क्लियर, नेक्स्ट, एज सच द इंफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल एट एनी टाइम। ठीक है, वेरियस एसेट ऑल्सो मेंटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटी अंडर दिस मेथड। क्लियर, these four point merits clear to you. Okay, next come to demerit, difficulty in computation. देखो, कई बार क्या होता है, हमें डिफिकल्टी हो जाती है कंप्यूटेशन में। क्यों, देखो, when there are different machines having different scrap लाइफ स्पेन। अब जरूरी तो नहीं है कि हमारी कंपनी के पास एक ही मशीन हो, बहुत सारी मशीन्स होगी, तो डिफरेंट मशीन्स होंगी तो डिफरेंट स्पेन टाइम होएगा। स्पेन टाइम समझिए बच्चा, डिफरेंट लाइफ स्पेन, मतलब जैसे 10 साल के लिए यूज हो रही है, कोई 15 साल के लिए यूज हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या करने का, द कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बिकम कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज डेप्रिसिएशन ऑन ईच मशीनरी विल बी कैलकुलेटेड सेपरेटली। देखो, हो सकता है पहली मशीन हमारी 1 लाख रुपीज की हो और उसकी स्क्रैप वैल्यू हो 1 लाख की है जैसे बच्चा, और उसकी स्क्रैप वैल्यू है 10,000 रुपीज, लाइफ स्पेन है उसका 10। अब दूसरी मशीनरी हमारी हो सकती है 50,000 की हो, उसकी स्क्रैप वैल्यू है जो है 4,000 हो, और लाइफ स्पेन हो 3 ईयर्स का। हर एक का अलग अलग होगा, तो हमें हर एक का अलग अलग डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। ये इस वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है हमारे लिए, ये कहना चाह रहे हैं। क्लियर, अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम का मतलब ये है, देखो, रिपेयर चार्जेस गो ऑन इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर एज एसेट बिकम ओल्डर। देखो, जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारी कोई भी, अगर नॉर्मली हम एसेट खरीदते हैं, जैसे अगर हमारे पास स्कूटी है, स्टार्टिंग ईयर में वो नई होती है, उसका जो इंजन होता है वो अच्छा होता है, तो उसको रिपेयर कॉस्ट हमारी ज्यादा नहीं लगती। बट ज्यादा से ज्यादा जब ओल्डर होती जाती है, जब हमारी क्या हो जाती है, रिपेयर कॉस्ट बढ़ती जाती है। वही इनमें कह रखा है, रिपेयर चार्जेस गो ऑन इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, हर एक साल बढ़ती जाती है जब एसेट बिकमिंग ओल्डर, जिससे एसेट बूढ़ी होती जा रही है। बट एज इक्वल डेप्रिसिएशन इज चार्ज अंडर दिस मेथड, इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है इस मेथड में, क्योंकि बर्डन कम नहीं होता इसमें। इक्वल, जैसे स्टार्टिंग से 10,000 है तो 10,000 ही एंड तक रहेगा। ठीक है, और द टोटल बर्डन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर पुट टुगेदर विल नॉट बी इक्वल टू ईच ईयर। देखो, इसमें ये बोला जा रहा है कि जैसे अब रिपेयर तो पहले साल था 5,000 रुपीज और डेप्रिसिएशन था 10,000 रुपीज, तो 15,000 था। ठीक है, अब रिपेयर आपको पता बढ़ता जा रहा है, इसमें 7,000 हो गया रिपेयर, इसमें 10,000 हो गया। 10,000 डेप्रिसिएशन किए, ऊपर रिपेयर है 5,000 और 10,000 15,000 जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बर्डन जा रहा है 15,000 का। अगले साल में जाए 17,000 का, अगले साल में डेप्रिसिएशन तो 10,000 ही है, रिपेयर बढ़ेगा 20,000, तो 20,000
मतलब पहले साल में रिपेयर और डेप्रिसिएशन का 15,000 गया, अगले में गया 17,000, अगले में गया 20, तो ये बढ़ता जा रहा है। तो अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो टोटल बर्डन जो हुआ लाइटर था पहले ईयर में, फिर आगे वाले ईयर में बढ़ता जा रहा है। बर्डन जो है बढ़ता जा रहा है। द टोटल बर्डन विल बी लाइटर इन अर्लियर ईयर में पहले 15,000 था, फिर 17, फिर तो मतलब बढ़ता जा रहा है बर्डन हमारा। तो अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम है। ठीक है बच्चा। अब देखिए अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर। आखिरी ईयर में क्या होता है? अनड्यू प्रेशर होता है। इट इज वेल नोन फैक्ट दैट द एफिशिएंसी एंड यूजफुलनेस ऑफ मशीन इज मोर इन अर्लियर। जो पहले के साल में होती है वो एफिशिएंसी और यूजफुलनेस भी मशीनरी की ज्यादा होती है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू लेटर ईयर, बाद के ईयर से, क्योंकि पहले ईयर में नई नई होती है कोई चीज, तो एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी और यूज भी हम ज्यादा करेंगे एज कम्पेयर टू आखिरी वाले ईयर में। ठीक है, द मोर डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज इन। इसकी वजह से जो स्टार्टिंग में है डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा यूज कर रहे हैं किसी चीज को इन कंपैरिजन टू लेटर ईयर, वेयर एज डेप्रिसिएशन रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम द ईयर टू ईयर अंडर दिस मेथड। बट इस मेथड में क्या होता है? सारे साल का मतलब हर एक साल, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन सेम रहता है। बट होना क्या चाहिए कि हम जिस टाइम हम ज्यादा यूज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन हम ज्यादा देंगे, बट लेटर ईयर में हम ज्यादा यूज नहीं कर रहे तो हमें कम देना चाहिए। बट ऐसा नहीं है इस मेथड में, इक्वल डेप्रिसिएशन। तो अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर, बेफुजूल का प्रेशर है किसमें? लेटर ईयर में, जबकि हम मतलब मशीनरी यूज भी नहीं कर रहे इतनी ज्यादा। डेप्रिसिएशन जब भी है उतना ही जितना पहले साल था। नेक्स्ट पे आइए, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। इंटरेस्ट फैक्टर ओमिशन कैसे होती है? देखो इंटरेस्ट, देखो हमने 1 लाख रुपीज की क्या खरीदी? मशीनरी खरीदी। ठीक है, अगर ये मशीनरी ना खरीदते, अगर ये पैसा 1 लाख रुपये 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज हम बैंक में या कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देते तो हमें क्या मिलता? इंटरेस्ट मिलता। अब हमने मशीन खरीद ली है तो ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं मिल रहा। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, दिस मेथड डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एसेट। हमने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिए 1 लाख रुपीज, मैंने अभी आपको बताया 1 लाख रुपीज मैंने इन्वेस्ट कर दिए, इसकी वजह से मुझे क्या? इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा। यही ये बोल रहे हैं, द अमाउंट वुड हैव अर्न इंटरेस्ट हैड इट बीन इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। अगर मैं ये बैंक में जमा करती या बाहर लगाती तो मुझे इस पे इंटरेस्ट मिलता। अब वो नहीं मिल रहा क्योंकि हमने इसकी मशीनरी परचेज कर ली है। अनरियलिस्टिक टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट टू जीरो। देखो, समटाइम्स इवन आफ्टर द वैल्यू ऑफ एसेट रिड्यूस टू जीरो इन बुक्स वैल्यू में आपने देखा कि इसकी वैल्यू मैंने जीरो कर दी है, कुछ साल बाद जीरो होगी इस फॉर्मूले और मेथड के अकॉर्डिंग, बट इट कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन बिजनेस इन एक्चुअल प्रैक्टिस। एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है? बिजनेस में हम वो चीज यूज कर रहे हैं, मतलब हमने बुक में हमारी वो चीज की वैल्यू जीरो हो गई है, बट हम वैसे फिर भी हम यूज कर रहे हैं उसको एक्चुअल में। ठीक है, अब देखो, डिफिकल्टी इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू पता करना 10 साल बाद या 15 साल बाद इतनी वैल्यू होगी, कबाड़ से हमें 10-15 साल बाद इतनी वैल्यू होगी, ये एस्टिमेट करना अब हमें बहुत मुश्किल है। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू एसेस द ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर लॉन्ग पीरियड। इतने लंबे पीरियड के बाद हमें वैल्यू पता करना, स्क्रैप वैल्यू पता करना डिफिकल्ट होता है। ये 15 या 20 साल बाद फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन। आज मुझे पता करनी पड़ेगी कि इसकी 15 साल बाद कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, कितनी स्क्रैप वैल्यू होगी। सुटेबिलिटी, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर दोज एसेट हुज यूजफुल लाइफ कैन बी एस्टिमेटेड एक्यूरेटली, जिसकी यूजफुल लाइफ एक्यूरेटली पता चल सकती है कि इतने साल तक ही ये यूज होने वाली है। विच डज नॉट रिक्वायर मच एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर, जिसका रिपेयर, जिस एसेट का ज्यादा रिपेयरिंग का खर्चा ना हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ये एंट्रीज। देखो,
अब पहली एंट्री है बच्चा, एंट्री देखो, पहली एंट्री है परचेज। जब हम एसेट परचेज करते हैं तो एसेट साइड होता है डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट। अब हम कैसे, वेंडर से भी खरीद सकते हैं, चेक से भी खरीद सकते हैं। अगर हमने चेक से खरीदी है कोई एसेट तो बैंक, अगर वेंडर से खरीदी है तो वेंडर अकाउंट, मतलब वेंडर का नाम आ जाएगा। क्लियर? ठीक है बच्चा, समझ आया? अगर आपने कोई चीज खरीदी है तो हमारे पास आई है, तो आई होती है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्लियर। सेकंड देखो, अब हमने एसेट खरीद ली, एसेट खरीदने के बाद हमें क्या लगाना होता है, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना होता है। डेप्रिसिएशन क्या है बच्चा, एक एक्सपेंस है। जो एक्सपेंस होता है वो कहाँ आता है, नॉमिनल अकाउंट पढ़ा है ना बच्चा, तो एक्सपेंस कहाँ आता है, डेबिट साइड पर। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किस पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन, एसेट पे लगाते हो, तो एसेट अकाउंट। अभी मैं आपको एसेट अकाउंट की ही एंट्री पे सिखा रही हूँ, आगे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे, मैं उस पर वो बात बता दूंगी। अभी आपके यूजफुल में जो है मैं आपको वो एंट्री समझा रही हूँ। ठीक है, अगर हम सेल कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं एसेट, तो हमारे बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट, और जो एसेट खरीदी थी वो चली जाएगी टू एसेट, एसेट गई और बैंक में पैसा आया सेल करते से। ठीक है, फोर्थ एंट्री देखिए। अब देखिए, अगर हमारी कोई एसेट पे लॉस हो रहा है, ठीक है, तो होता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। एसेट सेल करी, उस पे लॉस हुआ तो डेबिट होता है टू एसेट, टू एसेट अकाउंट। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट देखिए, लॉस होगा तो डेबिट साइड, ठीक है, टू एसेट अकाउंट। क्लियर? और गेन होगा तो इसका अपोजिट, क्रेडिट में गेन होता है, लॉस में क्या होता है, लॉस डेबिट होता है, गेन कौन सी साइड पे होता है, क्रेडिट साइड पे। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। ये एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी बच्चा आपको। अब हम 16.6 पेज से इलस्ट्रेशन करना स्टार्ट करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। सो आप अपनी बुक से बच्चा मीनिंग, कॉजेस, नीड्स, फैक्टर, स्टेट लाइन मेथड की इस आइटम्स पढ़ लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेट लाइन मेथड के क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच।